नमस्कार सभी को। आज हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का 29th डे है और डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का दूसरा और फाइनल डे है। इस फीचर को बोरो किया हमने आयरलैंड से, ये मैं बता चुका हूं आपको। ये पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। ये क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था कल भी कि जो हमारा डीपीएसपी है उसको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है अपने कन्वीनियंस के लिए। संविधान में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स है, गांधीयन प्रिंसिपल्स है और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स है, और इन तीनों को हम बारीकी से एक एक करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना सोशलिस्टिक प्रिंसिपल से। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स यानी कि ये किसको प्रमोट करेंगे? आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म। और यहां पे बात किया जाता है किसका? वेलफेयर स्टेट के लिए। तो सोसाइटी में जो सबके लिए, सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके लिए जो भी चीजें अच्छी होंगी उस सारी चीजों को प्रमोट करेंगे, चाहे वो इकोनॉमिक जस्टिस हो, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, चाहे वो पॉलिटिकल जस्टिस हो। तो ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं इसको डाला गया है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में, जिसमें सबसे पहला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 38 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डीपीएसपी। आर्टिकल 38 की मदद से इसमें जो डायरेक्शन प्रोवाइड किया जाता है टू होम टू स्टेट। स्टेट मैंने डिफाइन किया था, आपको पहले ही बताया था। जो भी 12 में एज वेल एज 36 में डेफिनेशन है स्टेट का, उनको डायरेक्ट किया जाता है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर परमिएटेड बाय जस्टिस। जस्टिस किस फॉर्म में? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। यानी कि यहाँ पे वेलफेयर जो है, जन कल्याण जो है, वो आपको दिमाग में रखना है। टू मिनिमाइज इनइक्वलिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। सपोज दैट किसी को आप बहुत ज्यादा, किसी का ए पर्सन का इनकम जो है बहुत ज्यादा है और किसी बी पर्सन का बिलो द बेल्ट एकदम बहुत कम है, तो इन सारी इनइक्वलिटीज को जो है रिड्यूस किया जाएगा। और ये फीचर जो है, इनइक्वलिटीज को रिड्यूस करने का फीचर जो है, ये बाद में ऐड हुआ था बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ये मैंने आपको कल भी बताया था, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद सोशलिस्टिक प्रिंसिपल जो है उसमें 39 आर्टिकल जो है उसमें 6 सब क्लॉज हैं, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। और ये 6 के 6 सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के अंदर आते हैं। सबसे पहला 39 सब क्लॉज ए में क्या है? टू सिक्योर द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। एडुकेट मतलब कि किसी भी ए पर्सन को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए उसके पास एटलीस्ट उतने साधन होने चाहिए ताकि वो अपना जीवन जो है अच्छे से व्यतीत कर पाए। तो ये सिक्योर करना किसका काम है? स्टेट का काम है। ये 39 सब क्लॉज ए में मेंशन है। 39 सब क्लॉज बी में क्या है? टू सिक्योर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड। जो भी रिसोर्सेस स्टेट के पास है वो इंश्योर करे कि सबको जो है इक्वली मिले। ऐसा ना कि कोई भी ए पर्सन जो है उसको बहुत ज्यादा मिल रहा है और बी को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो ये चीजें जो है इसको ध्यान रखना है। और मैंने कल भी बताया था आर्टिकल 39 सब क्लॉज बी और आर्टिकल 39 सब क्लॉज सी जो है ये सुपीरियर है किससे? आर्टिकल 14 एज वेल एज 19 ऑफ फंडामेंटल राइट्स। 39 सब क्लॉज सी में क्या है? टू सिक्योर that the operation of economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment। मतलब यहां पे जो concentration of wealth है उसको प्रिवेंट करना है कि किसी एक पार्टिकुलर या फिर किसी खास कम्युनिटी जो है उसके पास ही ना हो। मतलब सबके पास साधन होना चाहिए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए समाज में। तो ये 39B और 39C फिर से बता देता हूं मैं। ये जो है सुपीरियर है फंडामेंटल राइट्स के 14 और 19 से, और ये बताया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिनर्वा मिल केस ऑफ 1980 1980 में। 39 सब क्लॉज डी में क्या है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मेन और वीमेन के बीच में। आर्टिकल 39 के सब क्लॉज ई में क्या है? टू सिक्योर प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सेबल अब्यूज। जो वर्कर्स हैं या फिर जो चिल्ड्रंस हैं जो काम कर रहे हैं, तो उनके हेल्थ का भी ध्यान रखना जो है ये स्टेट का दायित्व है। ठीक है, ये कहा गया आर्टिकल 39 के सब क्लॉज सी में। 39 सब क्लॉज एफ, जिसको बाद में मॉडिफाई करके इसको मॉडिफाई किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ये ध्यान रखिएगा। यहां पे स्टेट जो है सिक्योर करती है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। जो चिल्ड्रन है उनका डेवलपमेंट जो होता है हेल्दी वे में होना चाहिए, और उनके जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उन सारी चीजों को स्टेट जो है नजर में रखेगी। अगर ऐसा कुछ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है चिल्ड्रन के खिलाफ, तो सरकार यानी स्टेट का दायित्व तो बनता है कि उसके
प्रति कानून बनाए और उन सारी चीज़ों को वो खत्म करे। ये था आपको आर्टिकल 39 के सब क्लॉज ए बी सी डी ई एफ, जो कि किस में मेंशन है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, ये ध्यान रखिएगा। एक और फीचर आर्टिकल 39 ए में ऐड हुआ था बाद में, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास लीगली जो है, अगर मान लो किसी केस में फंस जाए तो उनके पास इतना सफिशिएंट फंड नहीं होता है कि वो अपने केस लड़ पाए। इस वजह से बाद में ये सारी चीजें, नालसा आपने सुना होगा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑफ सालसा स्टेट में होता है। तो ये जो प्रोविजन है फ्री लीगल एड जो पुअर को, ये बाद में ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, ये भी ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 39 ए में। उसके बाद सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में है आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 ये कहता है, मतलब स्टेट को डायरेक्ट किया जाता है टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। बहुत सारे पेंशन स्कीम जो है देखते हैं आप सारी चीजें, ये क्या है, इसके अंदर ही आता है। यानी सरकार को इंप्लीमेंट करना पड़ता है, उनका देखरेख करना पड़ता है। जैसे मनरेगा हो गया, मनरेगा जो है इसमें क्या है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको देखा जाता है। इसमें 100 डेज का जो है गारंटेड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये सब कुछ इंप्लीमेंट किया गया था आर्टिकल 41 के तहत। उसके बाद आर्टिकल 42 में क्या है, टू मेक प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। जैसे कोई इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है कोई भी, या फिर किसी कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उनके काम करने का, उनके रहने का जो जगह है, एटलीस्ट वो ह्यूमन कंडीशन में हो, रहने योग्य हो। ऐसा ना हो कि कोई काम कर रहा है वहां पे प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो। तो इन सारी चीजों को पहले हमने इतिहास में देखा है, बहुत प्रॉब्लम होता था, बहुत सारे लोग जो है उसमें ही मर जाते थे फैक्ट्री में। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार जो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लेकर आई थी 1961 में, जिसको फर्दर वो अमेंड भी करती है 2017 में। उसके क्या फीचर्स हैं यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये ध्यान रखिएगा, ये इंप्लीमेंटेशन के जो काम है वो सरकार के अंदर होता है। उसके बाद जो फैक्ट्रीज एक्ट लेकर आई थी 1948, ये ध्यान रखिए। 42 में क्या है, फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। आर्टिकल 43 सब क्लॉज 1, इसमें क्या है, टू सिक्योर अ लिविंग वेज। लिविंग वेज मतलब कि रहने का, एटलीस्ट गुजर बसर करने के लिए एक इंसान के पास वेज होना चाहिए, मतलब उसकी कमाई होनी चाहिए। अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स। जैसे इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था मिनिमम वेज एक्ट 1948 में। अब बोला गया कि कम से कम कोई काम कर रहा है किसी फैक्ट्री में, तो उसका अगर वेज है 300 रुपये, लेकिन आप उससे काम करा के अगर 100 रुपये दे रहे हो या 200 रुपये दे रहे हो, तो ये क्या है, ये फोर्स लेबर है। जैसे उसके विल के अगेंस्ट जो है, आप उसको विल के अगेंस्ट उससे काम करवा रहे हो और पैसे आप अपने हिसाब से दे रहे हो। तो ये सब कुछ ध्यान रखा जाता है आर्टिकल 43 सब क्लॉज 1 की मदद से। उसके बाद 43 कैपिटल ए, जिसको बाद में ऐड किया गया था, एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आर्टिकल 43 कैपिटल ए में कहा गया है टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट टीम है उसमें वर्कर्स का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। इस चीज को सिक्योर कौन करेगा, स्टेट को डायरेक्ट किया जाता है। और फिर आपका लास्ट जो है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में आर्टिकल 47 सब क्लॉज 1, यहाँ पे लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को बढ़ाने की बात करी जा रही है, एज वेल एज एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। जैसे इसमें आ जाता है आपका नेशनल रूरल गारंटी प्रोग्राम, जवाहर रोजगार योजना, ये सारी चीजें 1989 में जो इंप्लीमेंट हुआ था। तो यहाँ पे क्या है, लेवल ऑफ स्टैंडर्ड न्यूट्रिशन हम कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर किसी के पास कल को कुछ पैसे आते हैं तो जाहिर सी बात है वो अपना खान पीन ठीक रखेगा। तो आप जितने भी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स आप देखे होंगे, वहां पे या तो वर्कर्स की बात हो रही होगी, या फिर चिल्ड्रन, विमेन, जो भी ये सारी चीजें इंडस्ट्रीज में पार्टिसिपेंट हो रहे हैं, या फिर न्यूट्रिशन लेवल ये सब बढ़ाने का। तो ये सब कुछ जो है समाज को सुधार करने के लिए लाया जा रहा है। तो इसको सब को डाला गया है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में। और इसके बाद आता है आपका गांधीयन प्रिंसिपल्स। जैसे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में हम सोशलिज्म के आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं, वैसे ही गांधीयन प्रिंसिपल में किसकी आइडियोलॉजी को, गांधी जी के आइडिया, गांधीयन आइडियोलॉजी। जो भी आइडियाज थे ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट गांधी जी के, और उनके कुछ ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए उनके कुछ आइडियाज जो है डीपीएसपी में डाला गया। जैसे कि खादी, जैसे कि विलेज पंचायत के बारे में, कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। तो गांधीयन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग स्टेट को क्या बोला जाता है वो हम देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 40 में, आर्टिकल 40 जो है आर्टिकल 40 में जो है, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, और उनको पावर दिया जाए, ऑथोरिटी दिया जाए, किस चीज के रिगार्डिंग, सेल्फ गवर्नेंस के रिगार्डिंग। इसी को इंप्लीमेंट करके आर्टिकल 40 के इंप्लीमेंटेशन में हमने देखा था
73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। कब? 1992 में, जहाँ पे पंचायती राज का कॉन्सेप्ट आता है, पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ध्यान रखिए, आर्टिकल 40 जो है वो किससे संबंध है? विलेज पंचायत से संबंधित है। 43 के सब क्लॉज 2 में है प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री। कहाँ पे? ऑन इंडिविजुअल और कोऑपरेशन बेसिस इन रूरल एरिया। मतलब यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। कॉटेज इंडस्ट्री जैसे कि लोग जो है अपने आत्मनिर्भर होकर छोटे छोटे हैंडलूम्स बनाए, छोटे छोटे, जैसे कि आप अभी देखते होंगे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC। तो ये सब का फॉर्मेशन जो हुआ है इसी आर्टिकल 43 की मदद से। कुछ हैंडलूम बोर्ड है, हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड है, या फिर सिल्क बोर्ड है, ये सब कुछ क्या है? आर्टिकल 43 सब क्लॉज 2 की मदद से हुआ है। तो ये सब क्या थे? गांधीयन आइडियोलॉजी थे कि कॉटेज इंडस्ट्री को कहाँ पे प्रमोट किया जाए? रूरल एरियाज में। आर्टिकल 43B ये जो है बाद में ऐड हुआ था। कब? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में। और यहां पे किस चीज की बात हो रही है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। To promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of cooperative societies। जैसे अमूल है, अमूल क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। तो बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज आप देखोगे सारी चीजें, और इन सबको इंप्लीमेंट किया जाता है आर्टिकल 43B के मदद से। ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 46, गांधी जी जो है अपने जीवन के आखिरी चरण में, यानी कि 1932 के बाद आप देखोगे इनका प्राइम फोकस जो था किस पे था? हरिजन पे था। तो उनके कुछ आइडियोलॉजी जो है DPSP में डाले गए। आर्टिकल 46 में ये कहा जाता है to promote the educational and economic interest of scheduled caste, scheduled tribes and other weaker section of the society, और उनको प्रिजर्व किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम सोशल इंजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। और इसी के मदद से जो है आपका कॉन्सेप्ट आता है किसका? रिजर्वेशन का, जो आरक्षण का कॉन्सेप्ट है। किसको लिए? किसके लिए? शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, EWS है। EWS क्या हो गया? यहाँ पे जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसका देखा जा रहा है? वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। उसके बाद है 47 के सब क्लॉज 2 में टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजोरियस टू हेल्थ। जैसे किसी भी स्टेट में, गुजरात में देखोगे आप, बिहार में शराबबंदी है, तो ये आर्टिकल 47 के सब क्लॉज 2 की मदद से वहां पे जो है स्टेट ने शराबबंदी का कॉन्सेप्ट जो है वो इंप्लीमेंट किया है और लेकर आया है। ये पावर है, सरकार जो है इंप्लीमेंट कर सकती है। आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 जो है प्रोहिबिट करता है स्लॉटरिंग ऑफ काउज, calves एंड अदर मिल्च एंड ट्राउट कॉटल एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स। तो इसी की मदद से बहुत सारे स्टेट्स जो है वहां पे काउ स्लॉटरिंग जो है एक क्राइम माना जाता है। तो सरकार ने, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, वो इंप्लीमेंट किए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे काउ स्लॉटरिंग जो है वो एक कॉमन प्रैक्टिस है, तो उन्होंने कोई कानून नहीं लाया है, तो इस वजह से वो चालू है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 48 में प्रोहिबिट किया जाता है स्लॉटरिंग ऑफ काउज, काल्व्स एंड अदर मिल्क एनिमल, जो भी दूध देने वाली जानवर हैं उनको स्लॉटरिंग से रोका जाए। और जो लास्ट कॉन्सेप्ट है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, यहाँ पे किस चीज को प्रमोट किया जाता है? आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। यहाँ पे डायरेक्ट किया जाता है स्टेट को कि क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे स्टेट को डायरेक्ट किया जाता है टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब सबके लिए जो है सामान्य कानून होना चाहिए थ्रू आउट द कंट्री। इसी आर्टिकल के मदद से जो है उत्तराखंड की सरकार जो है पहला स्टेट बना है आफ्टर इंडिपेंडेंस जो कि कोड लेकर आया है जिसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने स्टेट में। ये ध्यान रखिएगा। पहले से गोवा में था, पुर्तगीज जब थे तब से ही है और वो रहा, लेकिन पहला राज्य जो है उत्तराखंड बनता है हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में, जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आर्टिकल 45 में कुछ कॉन्सेप्ट जो है चेंज हो जाता है और इसमें यह कहा जाता है टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। यानी 0 to 6 ईयर्स के जो भी बच्चे हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? चाइल्डहुड केयर, अर्ली एजुकेशन जो है ये प्रोवाइड कराए। ये किसका दायित्व है? सरकार जो है स्टेट का है। इनफैक्ट 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2002 में ये कॉन्सेप्ट जो है मॉडिफाई किया गया था और इसी के तहत आर्टिकल 21A ऐड होता है फंडामेंटल राइट्स में, और जो प्रोविजन है DPSP में अंटिल 6 ईयर्स का वो ऐड होता है। 48 जो कि लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के अंदर आता है, यहाँ पे क्या बात होता है? टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। स्लॉटरिंग ऑफ काउज देखा हमने, वो गांधीयन प्रिंसिपल है, लेकिन अगर बात एग्रीकल्चर को इंप्रूव करना हो, एनिमल हस्बेंड्री, जैसे एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आया गया, एनिमल हस्बेंड्री के लिए बहुत सारे कानून बनाए, तो ये सब कुछ क्या है? 48 को इंप्लीमेंट किया जाता है इसके तहत। 48A जो कि बाद में ऐड होता है, कब ऐड हुआ था?
ये ऐड हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कब? 1976 में। और यहाँ पे बात होता है किसके किसके प्रोटेक्शन के लिए? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो सिंपल सरल सवाल पूछे कि एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एज वेल एज वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के बारे में कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो 48A ऑफ डीपीएसपी। उसके बाद 49 में जो भी हमारे मोन्यूमेंट्स हैं, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट, जैसे कि कुतुब मीनार हो गया, रेड फोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया, तो ये जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस है रखते हैं, मतलब ये सारी चीजें, उनका प्रोटेक्शन जो है जरूरी है, ये आर्टिकल 49 में मेंशन है। 50 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला आर्टिकल 50 में क्या आ गया? तो सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। जो जुडिशरी का फंक्शन है वो अपना काम करे, जो एग्जीक्यूटिव जो सरकार में लोग हैं वो अपना काम करे। इनके जो भी फंक्शंस हैं इन सबको सेपरेट किया जाता है। ये सब कुछ आर्टिकल 50 ऑफ डीपीएसपी में मेंशन है। एंड द लास्ट आर्टिकल ऑफ डीपीएसपी इज आर्टिकल 51। यहाँ पे प्रमोट किया जाता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस। हमारा क्या है? ग्लोबल वर्ल्ड है, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे बहुत सारे देश जो हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इस वजह से इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटी हो गया है, तो इन सारी चीज़ों को डिस्प्यूट्स जो है, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को होता है तो आर्बिट्रेशन की मदद से उसको सुलझाया जाता है। तो फॉरेन पॉलिसी की बात हो या फिर बात इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करने की हो, तो ये सब कुछ आर्टिकल 51 ऑफ डीपीएसपी मेंशन है, जो कि पार्ट है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स का। इन सब पे आधारित कुछ क्वेश्चन है, वो सारी चीजें हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत? तो पंचायत के बारे में किसमें? आर्टिकल 40। और इसी को इंप्लीमेंट करके जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है 1992, और ये किसका पार्ट है? गांधीयन आइडियोलॉजी। मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1, लिस्ट 2। आर्टिकल 40 कहाँ लेकर जाओगे? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। 44 सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके जाते हैं। 48 क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। और यहाँ पे आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क। राइट टू वर्क जो है किसका पार्ट हो जाएगा? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल का। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, गांधीयन प्रिंसिपल। यूनिफॉर्म सिविल कोड और एनिमल हस्बेंड्री की बात जो है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, LIP। यहाँ पूछा है नॉट करेक्टली मैच। आर्टिकल 50 में क्या था? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, और ये पार्ट है किसका? LIP, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। आर्टिकल 46 में था प्रोमोशन ऑफ एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ SC and ST, और ये किसका पार्ट था? गांधीयन प्रिंसिपल का। 43A में जो है आपको क्या है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, और ये किसका पार्ट था? सोशलिस्टिक का, तो ये गलत है। आर्टिकल 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो किसमें? 43B में था, और ये गांधीयन आइडियोलॉजी। Which one of the following articles of the DPSP deals with the promotion of international peace and security? और ये अभी देखा हमने आर्टिकल 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये किसका पार्ट है? लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन, ये किसमें है? DPSP, आर्टिकल 51। Which article of Indian Constitution is related to India's foreign policy? सेम है, आर्टिकल 51। इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉयड बाय, तो ये है आर्टिकल 50 में मेंशन है किसके? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये फीचर जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, ये बोरो किया हमने आयरलैंड से। ये पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है 36 से 51 के बीच में। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, और ये ऐड हुआ था बाद में 42 1976 में 43A में। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति के निर्देश सिद्धांत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स, ये देखा था हमने, है। काऊ का प्रोटेक्शन, स्लॉटरिंग ऑफ काऊ बचाना, ये सारी चीज है। एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन, ये भी देखा था हमने, है। फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14 ईयर्स, ये जो है फंडामेंटल राइट्स का पास बना दिया गया, ये ध्यान रखिए। तो ये अब जो है DPSP का पार्ट नहीं है। Which of the following is or are included in the DPSP? Prohibition of trafficking in human beings and forced labor, ये जो है आपको राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हमने किया था, फंडामेंटल राइट का पार्ट है, तो पहला जो है नहीं है। प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पस ऑफ इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स एंड ऑफ द अदर ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ, ये पार्ट है किसमें? आर्टिकल 47 के सब क्लॉज 2 में मेंशन है। गांधीयन आइडियोलॉजी है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, 2 ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजंस अंडर द DPSP, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ DPSP, पूछा जा रहा है। सिक्योरिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन, ये किसका है? लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, LIP।
तो पहला गलत, पहला गलत, पहला गलत, आंसर तो आ गया, फिर भी देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत आर्टिकल 40 में मेंशन है, और प्रोमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज ये आपका 43 के सब क्लॉज 2 में मेंशन है। कॉटेज इंडस्ट्री रूरल एरियाज में, सिक्योरिंग फॉर ऑल द वर्कर्स रीजनेबल लेजर एंड कल्चर अपॉर्चुनिटीज, ये कौन सा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, जहाँ पे बात मैटरनिटी लीव, ये सारी चीज़ें जो वर्कर्स हैं उनके पास भी सुख सुविधा होनी चाहिए, ये सब कुछ सोशलिस्टिक सामाजिक तौर पे है, सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कौन सा जो है डीपीएसपी का पार्ट है। द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट, ये है। द स्टेट शैल नॉट डिनाई इक्वलिटी टू एनी पर्सन बिफोर द लॉ, ये जो है आर्टिकल 14 में मेंशन है फंडामेंटल राइट्स के। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी पर्सन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, ये 15 में मेंशन है। अनटचेबिलिटी इन्फोर्समेंट, ये आर्टिकल 17 ऑफ फंडामेंटल राइट्स में। जो एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन है ये 48A, जिसको ऐड किया गया था 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी ध्यान रखिएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट इन द डीपीएसपी अबाउट एडल्ट एजुकेशन, लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, फ्री लीगल एड टू द पुअर, प्राइमरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन टिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years, ये है पार्ट, ये भी है 8 पार्ट। एडल्ट एजुकेशन जो है वो उसके बारे में जो है डीपीएसपी में कोई चर्चा नहीं है, 0 to 6 years का है। नॉट इंक्लूडेड इन द डीपीएसपी, इनमें से कौन सा? प्रोहिबिशन ऑफ लिकर है, राइट टू वर्क ये भी है, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क ये भी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो किसका पार्ट है? फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। इसमें से कौन सा इंक्लूडेड है डीपीएसपी में? यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 ऑफ डीपीएसपी। फिर भी देखते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस ये आर्टिकल 19 में है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये आपको आर्टिकल 26 से स्टार्ट होगा, 25 से 28 के बीच में है। इक्वलिटी बिफोर लॉ ये जो है आर्टिकल 14 में मेंशन है। तो ये तीनों जो है आपके फंडामेंटल राइट्स के पार्ट हैं, और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है एक लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स है, और ये मेंशन है आर्टिकल 44। और उत्तराखंड जो है फर्स्ट स्टेट बना है जो इंप्लीमेंट किया है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड। नॉट इंक्लूडेड इन द डीपीएसपी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन ये है, इक्वल राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड ये भी है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है ये किसका कॉन्सेप्ट है? फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 17 का। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क ये भी देखा था हमने। पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कौन सा जो है लिस्टेड है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये भी है, स्मॉल फैमिली नॉर ऐसा कुछ था नहीं, एजुकेशन थ्रू मदर टंग एट प्राइमरी लेवल ऐसा भी नहीं देखा हमने कुछ। तो 1 and 2 ओनली, 1 and 2 ओनली। आइडेंटिफाइड द आइटम्स इंक्लूडेड इन डीपीएसपी, प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ लिकर ये है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज और माइंस ये इसमें था नहीं, ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है। प्रोहिबिशन ऑफ बेगारी और फोर्स्ड लेबर ये भी फंडामेंटल राइट का पार्ट है। प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये भी फंडामेंटल राइट का पार्ट है, तो 1 ओनली हो जाएगा। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ चेक विच इज पेड ऑन द बैंक्स कन्वीनियंस। डीपीएसपी ऐसा केटी शाह जो है वो कहते हैं कि डीपीएसपी जो है क्या है? एक चेक है जो कि बैंक की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग दिया जाता है। इनका कहने का मतलब है डीपीएसपी संविधान का वो पार्ट है जो कि स्टेट के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है जनता को दिया जाता है, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं इसके माध्यम से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इसमें से पूछ रहा है फंडामेंटल राइट का पार्ट कौन सा नहीं है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है किसका पार्ट है? डीपीएसपी का। इक्वलिटी बिफोर लॉ फंडामेंटल राइट का पार्ट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये भी फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है किसका पार्ट है? डीपीएसपी का। पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर, तो ये है डीपीएसपी में, किसमें? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की मदद से, ऑफ वीपी, और ये आर्टिकल 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो यहाँ पे एंड होता है हमारा डीपीएसपी के सारे फीचर्स, सारी चीज़ें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैंने सब कुछ बता दिया है। बाकी अगर रेफरेंस के लिए आप बुक पढ़ना चाहो तो आप बेशक पढ़ो, कोई भी आपके लिए जो भी बुक है वो पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये अशोका ट्री का थीम है, शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, और इस पर हम काम करते रहेंगे। टाटा, सी यू।